अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लास में कॉस्ट शीट पढ़ रहे थे और हमें ना, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन समझाया था यहाँ पर कॉस्ट शीट का। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर था अपना 4। और मैंने एक बार क्वेश्चन समझाया था, लेकिन हमने अभी तक कॉस्ट शीट नहीं बनाई थी इसकी। ठीक है, तो चलो इसकी कॉस्ट शीट। नहीं, कोई होमवर्क नहीं था। हम ओएम में दिया था, कॉस्टिंग में कुछ भी नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा देखो, हमारे पास दो जॉब्स है, A99 और A77। हाँ, कॉस्टिंग ही तो है, कॉस्टिंग ही है। तो है ना, A99 A77 दो जॉब्स थी हमारे पास में। उन दोनों जॉब्स के लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी थी। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ये जॉब्स थी A99 और A77, इन दोनों जॉब्स के लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी थी। अच्छा, जो भी रिलेटेड डेटा था ना, मैंने तुम्हें कल क्लास में समझा दिया था। जो भी डेटा था क्वेश्चन में, वो मैंने कल क्लास में तुम्हें समझा दिया था, और आज हम उसका क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, ये जो कॉस्ट शीट बन रही है, ये मार्च 2022 के लिए बनेगी। तो इसमें जो मार्च में होने वाले खर्चे हैं ना, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, मार्च में है ना मटेरियल इशू किया था हमने। मार्च में मटेरियल इशू किया था A99 को 120 रुपए का, और A77 को 280 रुपए का मटेरियल इशू किया था हमने मार्च के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो हमने है ना सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री। तो डायरेक्ट मटेरियल हमने A99 जॉब में कितना इशू किया था? A99 वाली जॉब में 120 और 280 का। ठीक है, अरे बातें मत करो। 120 रुपीज का मटेरियल इशू किया था, और 280 रुपीज का मटेरियल इशू किया था जॉब नंबर 99 में, और 77 में 280 का मटेरियल इशू किया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर की एंट्री है। तो डायरेक्ट लेबर देखो, यहां पे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है। तो A99 में 600 रुपए का लेबर लगाया, और 450 रुपए हमने लेबर को दिए A77 के लिए। तो डायरेक्ट लेबर हो गए हमारे, डायरेक्ट लेबर की एंट्री करते हैं तो ये हो गए 600 और 450। दिक्कत है इसमें? अच्छा, क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं थे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं थे, तो बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री होगी नहीं। तो फाइनल जो एंट्री होगी, ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इस एंट्री के बाद हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 720 और 730 की। हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 720 और 730 की। यही आ रही है प्राइम कॉस्ट, तुमने तो कैलकुलेट कर लिया था। यही आ रही है सेम, ठीक है। प्राइम कॉस्ट आ रही है 720 730। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अभी आने वाले हैं फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड, कल भी मैंने तुम्हें बताया था, फैक्ट्री ओवरहेड है ना, वो लेबर आर पे लग रहे हैं, और 2.1 रुपीज पर आर है। तो देखो, A99 में 400 घंटे काम हुआ है, और A77 में 200 घंटे काम हुआ है। ठीक है, तो मशीनें 400 घंटे और 200 घंटे तक काम कर रही थी। तो हमारे यहां पे नेक्स्ट एंट्री होने वाली है फैक्ट्री ओवरहेड की। एक मिनट रुको, फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री होने वाली है। तो फैक्ट्री ओवरहेड 400 घंटे काम हुआ है, और 2.1 रुपीज का पेमेंट करेंगे पर आवर के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 840 का। और यहाँ पे 200 घंटे काम हुआ है, 2.1 के हिसाब से पेमेंट करेंगे तो 420 का पेमेंट हो जाएगा टोटल। अच्छा, क्या यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस भी एडजस्ट होगा? वर्क इन प्रोसेस भी एडजस्ट होगा ना। और मैंने कल तुम्हें बता ही दिया था, वर्क इन प्रोसेस हमारा ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है, ओपनिंग स्टॉक वाला। तो 430 और 1270 रुपए का वर्क इन प्रोसेस है। तो नेक्स्ट है ओपनिंग WIP। तो ओपनिंग WIP को हम सिंपली ऐड करते हैं। ठीक है, जो हमारा ओपनिंग WIP है उसको सिंपली ऐड करते हैं। अच्छा, ओपनिंग WIP 80, 150 और 200। 80 प्लस 150 प्लस 200 कितना हो जाएगा? ये 430। तो ये हो जाएगा।
और दूसरा वाला आ रहा है 420 450 400, 420 450 400, ठीक है। दूसरा आ रहा है 1270 1270। जो दूसरे वाले आ रहे हैं वर्क इन प्रोसेस वो आ रहे हैं 1270। अच्छा, इसको ऐड करेंगे तो ये जो रिजल्ट आने वाला है इस रिजल्ट को क्या बोलेंगे हम? या फैक्ट्री कॉस्ट भी, सिंपल सिंपल हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो हम सिंपल इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, एडजस्टेड भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको एक बार के लिए फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट बोल देते हैं। ये कितनी निकल कर आ रही है? 1990। और ये कितनी आ रही है? 24। ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। कल हमने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने तुम्हें बताया था इस क्वेश्चन में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई खर्चा नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आने वाला है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बीच में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर डायरेक्ट आ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी सीधी। तो अभी हम यहां पर ऐड करने वाले हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर हम ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सेल्स। अगर हम यहां पे प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सेल्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक छोटा सा इशू ये था कि हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डायरेक्ट नहीं दिए हुए थे, ना ही हमें प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है ना, प्राइस का 15% है और प्रॉफिट जो है वो प्राइस का 10% है, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इस पार्ट को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझना, क्या फैक्ट्री कॉस्ट में, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, है ना, क्या फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, और इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर हम प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे तो हमारी सेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो अगर वही देखो मैंने तुम्हें तरीका बता रखा है, सेल्स अगर हमारी 100% है, ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 10%। क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने दिए हुए? और फैक्ट्री कॉस्ट हमें पता ही है, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? 1990, और दूसरे के लिए आ जाएगी 2420। तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 1990। अच्छा, हम ये कर रहे हैं फॉर जॉब A99, ठीक है, फॉर जॉब A99 के लिए कर रहे हैं, फिर A77 के लिए भी कर देंगे, A99 के लिए हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसको इधर उधर करेंगे तो फाइनली हमारे पास में जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 1990 इज इक्वल टू 0.75 ऑफ सेल्स, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेल्स कितनी निकल कर आ जाएगी हमारी? 26, पूरा नंबर बताओ, 2653 तो 2653 लिखेंगे हम इसको, तो हमारी सेलिंग प्राइस निकल कर आ रही है 2653। अच्छा, अगर ये वैल्यू 2653 है तो इसका 10% हमारी कॉस्ट है, प्रॉफिट है ना, तो 10% हमारा प्रॉफिट है, मतलब 265.3, और इसकी 15%, इसका जो 15% है वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। तो 398 कर लियो उसको, ठीक है। तो अभी हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड कर दो इसमें, दोनों 400 ऐड हो जाएंगे। नहीं नहीं 260, हाँ कर दो, 265 कर दो, कोई खास नहीं है,
265 कर दो इसको। हाँ कोई बात नहीं, 265 कर दो इसको। 265 कर देते हैं इसको। 2388 29 नहीं 2653। दिक्कत इसमें यहाँ पे। अच्छा जैसे हमने A99 के लिए निकाला वैसे ही सेम तरीका रहेगा A77 के लिए भी। तो A77 के लिए भी निकाल देते हैं। तो फॉर A77 इसका मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है। क्या रहेगा इसका भी वैसे ही हो जाएगा ना, 0.75 सेल्स जो होगी वो इक्वल होगी 2420 के। तो सेल्स कितनी निकल कर आ जाएगी अपनी 3227। ये हमारी सेल्स निकल के आ गई। तो हमारी सेल्स आ गई अगर 3227, तो इसका 10% मतलब 323 हमारी ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और इसका 15% 484 ये वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2904। ये हो जाएगा 2904। और ये अपना क्वेश्चन खत्म है। कॉस्ट शीट वाला पार्ट कंप्लीट है। कॉस्ट शीट वाला पार्ट कंप्लीट है। दिक्कत है किसी को भी कॉस्ट शीट में इसमें? क्या? एक मिनट रुको, एक मिनट। पहले तो ये जो हमने कॉस्ट शीट बनाई है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं नोट डाउन करोगे? करो, नोट डाउन कर लो एक बार। बताओ बताओ, कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। बस ये ध्यान रखना दो एंट्रीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। एक तो ये 2.1 वाली, एक ये ओपनिंग स्टॉक वाली, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ये दो एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने निकाल लिया ना। हाँ, और मैंने तुम्हें तरीका बताया, यही तरीका तुम एग्जाम में भी फॉलो करोगे, ठीक है। कंप्लीट यहां तक कर लिया नोट डाउन? यहां तक कंप्लीट है। चलो अब इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो था कि कॉस्ट शीट बनानी है। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन पहला क्वेश्चन था कॉस्ट शीट बनानी है। दूसरा क्वेश्चन था सेलिंग प्राइस भी निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस ये जो आ रही है ना वैल्यूज, यही हमारी सेलिंग प्राइस है। अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि सेलिंग प्राइस तो पर यूनिट के हिसाब से होती है। तो क्या जॉब A99 में नंबर ऑफ यूनिट्स दी हुई है तुम्हें, तो वो एक ही जॉब बोली जाएगी। फिर क्या जॉब A77 में नंबर ऑफ यूनिट्स है तो वो एक ही जॉब बोली जाएगी? नहीं, जॉब कॉस्टिंग नहीं है। वैसे तो जॉब कॉस्टिंग ही है लेकिन अभी जॉब कॉस्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वहां पर उसमें EOQ और EBQ वगैरह का आता है उसमें कॉन्सेप्ट, बाद में करेंगे। ये कॉस्ट शीट है, अभी अपन कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ अभी बीच में बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कॉस्ट शीट बनानी है। दूसरी सेकंड जो क्वेश्चन था वो सेलिंग प्राइस निकालने का था। तो सेलिंग प्राइस A99 की आ गई, A99 की आ गई 2653 और A77 की आ गई 3227। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन इसमें बोल रहा था कि जो भी मार्च में WIP है ना उसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी, उसकी भी कॉस्ट निकालनी। जो भी मार्च में WIP चल रहा था उसकी भी कॉस्ट निकालनी। अच्छा WIP, अरे ठीक है बातें मत करो, बातें मत करो, सुन लो। ठीक है, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसमें। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, फेब्रुवरी के अंदर
कौन सी दो जॉब वर्क इन प्रोसेस चल रही थी? A99 और 77। मैं बोल रहा हूं फेब्रुवरी के अंदर, है ना? अच्छा, फेब्रुवरी के अंदर जो भी जॉब वर्क इन प्रोसेस चल रही थी, इसका मतलब है कि हमने उन जॉब्स को कुछ मटेरियल दिया होगा, उन जॉब्स पर लेबर ने कुछ काम किया होगा, उन जॉब्स पर मशीन ने कुछ काम किया होगा। वो तीनों खर्चे देखो यहां पर लिखे हुए थे, वो तीनों खर्चे यहां पर लिखे हुए थे, A99 और A77 के। अच्छा, मार्च वाले महीने में इन दो नई जॉब्स की एंट्री आई है, 55 और 66 की। क्या ये दोनों जॉब मार्च में कंप्लीट हो गई है? तो ये दोनों जॉब्स मार्च में वर्क इन प्रोसेस थी। तो वर्क इन प्रोसेस का मतलब ये जॉब्स पर काम चल रहा था, इन जॉब्स पर हमने कितना कितना खर्चा कर दिया है मार्च में, हम उसकी एंट्रीज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इन दोनों जॉब्स को हमने मटेरियल इशू किया था, 225 रुपए का और 300 रुपए का। फिर उसके बाद यहां पर लेबर ने भी काम किया, 675 और 225 का। और फैक्ट्री में मशीनों ने भी तो काम किया है यहां पर, 300 घंटे और 100 घंटे, तो उसका भी तो खर्चा जुड़ने वाला है इनका। तो ये दोनों जॉब्स के लिए एक कॉस्ट शीट बनेगी, लेकिन वो कॉस्ट शीट है ना, वो इस तरह से होगी। लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो लास्ट वाला पार्ट है हमारा कि हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है वर्क इन प्रोसेस वाली जॉब्स के लिए। अच्छा, वही आएगा, देखो पर्टिकुलर्स आ जाएगा, और ए कौन कौन सी है, 55 और 66। पहले 66 है तो पहले 66 लिख लेते हैं, तो ए 66 है और ए 55 है। ध्यान से समझना। सबसे पहले एंट्री आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल की। हमने दोनों को डायरेक्ट मटेरियल इशू किया है। कौन से मंथ में इशू किया है? मार्च के महीने में इशू किया है ना, तो हम मार्च के लिए बना रहे हैं ना ये। तो हमने इशू किया है उनको 225 और 300 का डायरेक्ट मटेरियल इशू है, यहां पे देखो ये रहा। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आ गया 225 और 300। 225 रुपीज का तो इसके लिए आ गया और 300 का इसके लिए। अच्छा, फिर हमने इन जॉब्स में लेबर भी लगाई है 675 की, और चलो 675 और 225 की लेबर भी लगाई है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कुछ किए हैं कि इन दोनों जॉब्स के लिए? तो ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया, ये हमारी प्राइम कॉस्ट की एंट्री है। प्राइम कॉस्ट, हाँ, मार्च के अंदर जो जो भी खर्चा हुआ इन दोनों जॉब्स पे, एक महीने का ही हुआ था। हाँ, तो वो तो कॉस्ट शीट में आ गया ना, वो तो कंप्लीट हो गई ना, वो तो वर्क इन प्रोसेस नहीं है ना, ये तो वर्क इन प्रोसेस। हम अभी वर्क इन प्रोसेस वाले अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है? वो दोनों जॉब कंप्लीट हो गई, इसलिए यहां पर नहीं आई है। बस और कुछ नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे इसमें। प्राइम कॉस्ट आ गई, कितनी आ गई? 900 और 525। एक और बस खर्चा आ रहा है यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड का। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड 2 रुपए के हिसाब से चार्ज करोगे, 2.1 के हिसाब से, क्योंकि उतना हमारा एक्चुअल में खर्चा हुआ है। तो हम चार्ज करेंगे 300 इंटू 2.1, क्योंकि 300 घंटे काम किया है ना, और 100 इंटू 2.1, तो ये होगा 300 इंटू 2.1 करोगे, और ये हो जाएगा 100 इंटू 2.1। ये कितना हो जाएगा? 210। और टोटल कितना हो जाएगा? अच्छा, एक बात बताओ, प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है, तो क्या मैं इसको फैक्ट्री कॉस्ट लिखूं? नहीं, नहीं लिख सकता मैं इसको, नहीं, क्लोजिंग है ये अपना, मार्च का क्लोजिंग है ना ये। अच्छा सुनो, मैं इसको पता है फैक्ट्री कॉस्ट नहीं लिख सकता, मैं रीजन बताता हूं फैक्ट्री कॉस्ट क्यों नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्या ये दोनों जॉब पर काम खत्म हो गया है क्या? क्या आगे वाले महीने में इनको मटेरियल, फैक्ट्री और ये सब नहीं मिलेगा क्या? तो अभी तक हम पूरी फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकाल पाए। अभी तक जो भी हमने ये सारे खर्चे निकाले हैं ना, ये मार्च में इन पर जो काम हुआ है, जो इनका वर्क इन प्रोसेस था मार्च के अंदर, हमने उसका खर्चा निकाला है। तो ये वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है, और ये क्लोजिंग है अपना मार्च का, ये मार्च का क्लोजिंग है इनके लिए।
तो ये अपना कितना हो जाएगा, 1530 और 735। तो मार्च के लिए टोटल अगर वर्क इन प्रोसेस निकालेंगे ना, ठीक है, वैल्यू ऑफ WIP मार्च के लिए, तो दोनों को ऐड कर दो बस, कि हमारा इतना हमने 2 जॉब्स पर इतना और खर्चा कर रखा था। 1265, 2265, 2265, ये हमारा आंसर है। दिक्कत, वैल्यू ऑफ WIP, और ये कंप्लीट है मार्च के लिए क्लोजिंग। क्योंकि मार्च में हम मार्च का स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, तो ये वाली जॉब है ना मार्च में इतनी कंप्लीट हुई है, अभी ये अप्रैल में जाके होने वाली है ना, तो ये अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। अभी ईयर एंड नहीं, मंथ एंड ही हुआ है अपने लिए, तो मंथ एंड, अपन तो मंथली कॉस्ट शीट बना रहे हैं यहाँ पर, मंथ एंड हुआ तो ये अगले मंथ के लिए ओपनिंग बनने वाला है। ईयरली भी बनती है, लास्ट वाले क्वेश्चन में ईयरली बनी थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन है इसमें, हाँ क्यों बनेगी, नहीं बनेगी, इसमें क्यों बनेगी, इसमें जब पूछा ही नहीं है तो क्यों बनेगी। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन था अपना, तो 735 और 1530 ₹2265 का आ रहा है अपना, ठीक है, खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 43, हाँ कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 43, इलस्ट्रेशन नंबर 5, अरे अभी कर लो थोड़ा बहुत, मैं नेक्स्ट वीक में मैं छुट्टियों पर हूं फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 5, हाँ तो MA की कहाँ लग रही है भी क्लास, कहाँ लग रही है, OM की स्टार्ट हुई है जनता स्टोर पे, OM की है। अरे दूसरा आ गया था शेड्यूल, तुम देखो तुम्हारे ग्रुप में नहीं आया होगा, सेकंड ग्रुप वालों के शेड्यूल आया था, क्योंकि वहां पे सेकंड ग्रुप का बैच स्टार्ट हो रहा है अभी आज, तो एक बार अभी तो जनता स्टोर वापस जाना है मेरे को, वहां पे हाँ जनता स्टोर ही जाना है वापस। चलो क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर है इसका 43, इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन समझना, क्योंकि कॉशीट है ना, इस क्वेश्चन की जो कॉशीट है ना, वो तुम लोग खुद बनाओगे। अभी क्वेश्चन समझना, कॉशीट बनाना कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर एन इंजीनियरिंग कंपनी विच प्रोड्यूस स्टैंडर्ड कंपोनेंट। हमें 1000 यूनिट्स बनानी है, और 1000 यूनिट्स बनाने के लिए उस बैच को है ना 3 अलग अलग प्रोसेस में होकर निकलना पड़ेगा, फाउंड्री, मशीनिंग और असेंबली। फाउंड्री में है ना मेटल्स को गलाया जाता है, फोर्जिंग फाउंड्री, और फिर उसके बाद है ना जैसा मेटल का हमें चाहिए ना, जैसा दिखना चाहिए मेटल, उसको मशीनिंग के थ्रू, जैसे है ना वायर में डालना है, जैसे हम ये घर में वायर चलते हैं, बिजली के वायर चलते हैं, तो उसमें कॉपर डलता है, तो उसमें कॉपर का वायर डलता है उसके अंदर। लेकिन AC के अंदर कॉपर का पाइप डलता है, AC की फिटिंग में तुम देखना कॉपर पाइप चलता है उसके अंदर। तो जैसा तुम्हें शेप चाहिए ना, वैसा शेप तैयार करके देता है मशीनिंग। और असेंबली में होता है चीजों को जोड़ने का काम, चीजें अलग अलग होती है, तुम उनको जोड़ने का काम करते हो, तो वो असेंबली है। तो फाउंड्री करती है कास्टिंग का काम, मशीनिंग करती है शेप देने का काम, और असेंबली करती है जोड़ने का काम। अब इससे आगे कुछ नहीं है। हमें है ना उस बैच को बनाने के अंदर, उस बैच का नंबर है 001, जो 1000 यूनिट का बैच बन रहा है ना, उस बैच का नंबर है 1। हमने फाउंड्री को रॉ मटेरियल इशू किया है, कितने यूनिट इशू किए, 1300 यूनिट मान लेते हैं एक बार के लिए। हमने 1300 यूनिट इशू किए, कितने रुपए के हिसाब से, 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमने उसको इशू कर दी थी। लेकिन उसमें से 50 यूनिट हमारे पास वापस आ गई, तो उन लोगों का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना निकल कर आएगा, 1250 का निकल कर आएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1250 यूनिट का, एक यूनिट का कितना रुपया लग रहा है हमने, तो रॉ मटेरियल की जो एंट्री होगी ना, एक मिनट देखो, रॉ मटेरियल की एंट्री होगी 1250 यूनिट पर होगी
₹50 के हिसाब से। रॉ मटेरियल की एंट्री होगी। अभी रॉ मटेरियल के बाद एंट्री होने वाली है लेबर की। लेबर है ना, तीन अलग अलग प्रोसेस है ना, तो तीनों प्रोसेस में अलग अलग लेबर काम कर रही है, तीनों के लिए अलग अलग ही बनाओगे। फाउंड्री में लेबर ने कितने घंटे काम किया और फाउंड्री की लेबर चार्ज कितना कर रही है, तो लेबर की कॉस्ट आती है, कॉस्ट शीट में कॉस्ट आएगी, 200 घंटे मत लिख देना, लेबर की कॉस्ट आएगी, तो 2000 रुपए लेबर की कॉस्ट आएगी। किसके लिए? फाउंड्री के लिए। तो जब तुम डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन करोगे ना, तो डायरेक्ट लेबर में तीन आ जाएंगे, फाउंड्री आ जाएगा, मशीनिंग आ जाएगा और असेंबली आ जाएगा। ठीक है, तो फाउंड्री, और फिर इसमें लिखोगे 2000 रुपए इसके हैं और 500 रुपए इसके हैं और 1500 रुपए इसके हैं, ऐसा चलेगा फाउंड्री के अंदर। फाउंड्री, मशीनिंग और असेंबली, डायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आने के बाद कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है, तो हमारा प्राइम कॉस्ट हो गई। अभी स्टार्ट होंगे ओवरहेड। ओवरहेड कहां जाने वाले हैं? ये फाउंड्री, मशीनिंग, असेंबली, ये सारा काम तो फैक्ट्री में ही हो रहा होगा ना, तो ये सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड है अपने। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड फाउंड्री के दिए हुए 15 रुपए पर आवर। अब ये पर आवर है, तो आवर्स कितने यूज करोगे यहां पे? 200 घंटे यूज करोगे। ठीक है, ऐसे ही मशीनिंग के लिए यूज करोगे और ऐसे ही असेंबली के लिए यूज करोगे। फिलहाल के लिए ना, एक बार ये लास्ट वाला पैराग्राफ छोड़ दो, एक बार के लिए लास्ट वाला पैराग्राफ छोड़ देना। मैं तुम्हें ना स्टेटमेंट बना के बता रहा हूं कि फॉर्मेट कैसा रहेगा। पर्टिकुलर्स की एंट्री होगी, उसके बाद एक एंट्री करोगे तुम एक्चुअल कॉस्ट की। इसको है ना एक्चुअल कॉस्ट बोलना, जिसमें तुम नंबर्स की एंट्री करने वाले हो ना, उसको तुम एक्चुअल कॉस्ट बोलना। एक यहां पर एंट्री होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट की, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और एक एंट्री होगी वेरिएंस की। ये क्या है स्टैंडर्ड, वेरिएंस, ये बाद में समझेंगे, लेकिन टेबल इस तरह से बनेगी। हाँ, इसमें कॉस्ट शीट इस तरह से बनेगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट का कॉलम है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देना बस। 4 कॉलम्स आएंगे टोटल, टोटल 4 कॉलम्स आएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट का कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर देना। कॉस्ट शीट तुम्हें बनानी है, यानी एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यूज तुम्हें निकालनी है। यहां पर एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यू तुम्हें खुद को कैलकुलेट करनी है। मैं तुम्हें यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके बताऊंगा। देखते हैं कल या आज, देखते हैं। टेबल ऐसी बनेगी, पर्टिकुलर्स, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और वेरिएंस। ठीक है, तुम्हें है ना एक्चुअल कॉस्ट और पर्टिकुलर्स ये खुद फिल करने हैं तुम्हें, ये दोनों कॉलम्स। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, तुम खुद फिल करो। स्टार्टिंग वाले 2 कॉलम्स तुम्हें खुद फिल करने हैं, तुम खुद अपने आप फिल करो। टोटल तो नीचे ही होता जाता है ना अपना, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट नीचे होता जाता है ना। तो फाउंड्री का एक आ जाएगा, मशीनरी का एक आ जाएगा, असेंबली का एक आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर तीनों हो जाएगी। एक एंट्री आएगी फाउंड्री की। अच्छा, डायरेक्ट लेबर की जब तुम एंट्री करोगे ना, तो ध्यान रखना, एक रो बनाओगे फाउंड्री के लिए, एक बनाओगे मशीनिंग के लिए और एक बनाओगे असेंबली के लिए। सेम जब तुम ओवरहेड की एंट्री कर रहे होगे ना, तो एक रो आएगी फाउंड्री के लिए, एक रो आएगी मशीनिंग के लिए, एक रो आएगी असेंबली के लिए, है ना। तो 3-3 एंट्रीज होगी, लेबर में भी 3 एंट्रीज होगी, ओवरहेड में भी 3 एंट्रीज होगी। रॉ मटेरियल की एक एंट्री, डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक ही बात है, कुछ भी लिख दो। एक्चुअल कॉस्ट में, एक्चुअल कॉस्ट, उसके बाद अगली भी तो एक्चुअल कॉस्ट ही लग रही है तुम्हारी। लेबर को जो तुम पैसा पे कर रहे हो वो भी तुम एक्चुअल में पे कर रहे हो ना, ओवरहेड के सब एक्चुअल कॉस्ट में आएगा तुम्हारा। ये 2 क्यों है अभी मैं बताता हूं।
एक्चुअल कॉस्ट वाले कॉलम में आ जाएगा डायरेक्ट। अभी कर रहे हैं ना, जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे देखो, 200 इंटू 10। नहीं कोई गलत नहीं। कर सकते हो। प्राइम कॉस्ट कितनी निकल कर आई है? 66। प्राइम कॉस्ट निकल के आई है 66,500। ठीक है, अब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लगेगा अपना 3,000 रुपए। अच्छा भाई एक बात बताओ डायरेक्ट, एक चलो ठीक है एक बार लिख दो, 200 इंटू 15, 20। और ये अपनी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट, आ गई यहां पे। इसके अलावा और क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं है, तो ये अपनी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। कितनी कॉस्ट निकल के आई है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम? 72,500 सबकी कॉस्ट कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में एक पॉइंट बोला है, आगे एक पैराग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको समझते हैं। अरे अब ठीक है, अब बातें करना बंद करो प्लीज, बार बार मत बुलवाए करो। अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया गया एस्टिमेटेड से। एक्चुअल जो हमारा एक्चुअल में खर्चा लग गया, एस्टिमेट जो हमने सोचा था, ठीक है, उससे ये डिस्क्लोज हुआ, ये पता लगा कि मटेरियल और ओवरहेड है ना, जितना हमने एस्टिमेट किया था उससे 20% ऊपर चले गए। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने एक्चुअल और एस्टिमेट कॉस्ट को कंपैरिजन करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो हमें ये पता लगा कि जितना हमने मटेरियल और ओवरहेड सोचा था ना, वो ज्यादा लग गया, एक्चुअली में वो ज्यादा लग गया। जैसे ऐसे सोचते हैं ना कि घर से निकलते हैं तो पटाखे लेने के लिए 1,000 रुपए के पटाखे लेके आएंगे, और वहां जाते हैं तो 1,200, 1,500, 2,000 रुपए के उठा के ले आते हैं। तो हमने सोचा था 1,000 रुपए के, लेकिन ले आए हम 1,500 रुपए के। तो सेम, हमने सोचा था ना उससे 20% ज्यादा खर्च हो गया। किस में खर्च हुआ है? मटेरियल और ओवरहेड के अंदर। डायरेक्ट लेबर की बात नहीं कर रहा है अभी,
डायरेक्ट लेबर की अभी कोई बात नहीं है। तो हमने जितना सोचा था ना, हमारा उससे ज्यादा खर्चा हो गया। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो इसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवर्स सिचुएशन बोला जाता है। जैसे कि, क्या तुम ये मेरे को बता सकते हो क्या कि हमारा अभी मटेरियल में खर्चा कितना हो रहा है, एक्चुअली में कितना खर्चा हुआ है? हमने एस्टिमेट कितना किया था, क्या तुम बता सकते हो? 52083। और इसका तरीका मैंने तुम्हें बता रखा है, हमने वो पीवी रेशो वाला, जो पीवी रेशो नहीं, पीवी फैक्टर वाला हमने पढ़ा था, 1/1 प्लस माइनस आर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। हमने सोचा था जिससे 20% ज्यादा खर्चा लग गया, तो इनटू 100 डिवाइड बाय 120। हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा खर्चा लग गया, 20% इंटू 100 डिवाइड बाय 120। तो ये कितना निकल कर आया अपना? कितना निकल कर आया? 5283। अच्छा, क्या ये इंपैक्ट सिर्फ मटेरियल पर है क्या? ये 20% ज्यादा वाला इंपैक्ट ओवरहेड पर भी आएगा ना? अच्छा, ओवरहेड पर आएगा तो हमारा ये इंपैक्ट यहां पर भी रहने वाला है। 3000 इंटू 100 अपॉन 120 कितना आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, इससे कम ही आएगा। अच्छा, एक एक का निकालो, एक एक वैल्यू कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा 2000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1667। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर, ये 833 हो जाएगा। ये तो 833 हो जाएगा, ये हो जाएगा 833। दिक्कत इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये तो बात हो गई मटेरियल और ओवरहेड की। पहले ये बताओ, मटेरियल और ओवरहेड की जो हमने वैल्यूज निकाली, उसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर बड़ी हुई वैल्यू निकालनी होती, यानी अगर हमारे फेवर में वैल्यू निकालनी होती ना, तो 120 ऊपर आ जाता। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि हमने जितना सोचा था उससे 20% कम खर्चा हुआ है, तो हमने सोचा कितना था, ज्यादा सोचा था ना, तो 120 ऊपर आ जाता उस केस में। अभी 120 डिनोमिनेटर में आएगा, वही 1/1 प्लस माइनस आर वाला कंसेप्ट है। अच्छा, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, इस वाली लाइन का मतलब मेरे को पढ़ समझा दो। इस वाली लाइन का दोबारा से आराम से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, गलत बोल रहे हो तो आराम से पढ़ो। एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि हमने एक्चुअली में जितनी कॉस्ट आई है ना, उससे 10% ज्यादा हमने लेबर कॉस्ट एस्टिमेट की थी। तो इसको मतलब तुमने यही बोला था पक्का? मेरे को तुम्हें कुछ, तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100। कितनी आ रही है? हाँ ठीक है, 2200 आएगी ये तो। चलो ये तो कैलकुलेट कर देते हैं, 550 आ जाएगी। ये 550 आ जाएगी, और ये आ जाएगी अपनी 1650। अच्छा, तो हमने कितनी प्राइम कॉस्ट एस्टिमेट की थी? हमने कितनी प्राइम कॉस्ट एस्टिमेट? एस्टिमेट, ये तो एक्चुअल आई है 66,500। 56, और टोटल कितनी कॉस्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट 61,483। ये हमने एस्टिमेट की थी, एक्चुअल हमारा ज्यादा ही लग गया। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, एक और चीज, अभी हम ये वेरियांस, वेरियांस का मतलब होता है डिफरेंस। हमने जो सोचा था और हमारा जो एक्चुअल में खर्चा हुआ है उसका डिफरेंस। कॉस्ट में एक बात सोच के देखो, अगर कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो एस्टिमेटेड से, तो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक है ना ये तो, क्योंकि हम जितना एस्टिमेट करे थे उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है।
लेकिन प्रॉफिट में अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा हो एस्टिमेटेड से तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी चीज है। तो यहां पर है ना, इसको बोला जाता है एडवर्स और फेवरेबल। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे लिए एडवर्स रहा या फेवरेबल रहा? डायरेक्ट मटेरियल का जो एस्टिमेशन हमने सोचा था 52,000 का खर्चा होगा, लेकिन 62,500 का खर्चा हो गया। कितना एडवर्स रहा? 10,417 एडवर्स रहा हमारे लिए। अच्छा, डायरेक्ट लेबर में फाउंड्री हमारे लिए फेवरेबल रहा, एडवर्स रहा? फेवरेबल रहा ना, क्योंकि हमने सोचा था कि 2200 खर्च होंगे, लेकिन 2,000 रुपए खर्च हुए, तो 200 रुपए हमारे फेवरेबल हो गए। लेकिन जो एक बड़ा एडवर्स खर्चा हुआ ना, उसकी वजह से प्राइम कॉस्ट भी हमारी एडवर्स ही आई। तो 10,000 ये हमारे लिए एडवर्स ही रहेगी। अच्छा, यहां पर ये बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड फाउंड्री का एडवर्स है या फेवरेबल है? एडवर्स है ना। 2,500 सोचा था, 3,000 लग गया, तो 500 एडवर्स है ये अपने लिए। ये कितना हो जाएगा? 333 और 167 एडवर्स। 11,000 और ये क्वेश्चन खत्म है। ये क्वेश्चन खत्म है। हमें यही वेरिएंसेस निकालने थे यहां पर। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेटेड कॉस्ट से कंपेयर करके शो द वेरिएंसेस बोला है। देखो लास्ट में ये बोला है, शो द वेरिएंसेस विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट। तो हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करने थे, हमने वेरिएंसेस कैलकुलेट कर दिए। हो जाएगा दिक्कत? पता नहीं, अपने आप ही ऊपर भाग गया। जितना हमने सोचा था उससे 20% ज्यादा खर्चा हो गया। तो हमने जो सोचा था, नीचे प्लस प्लस करने का मतलब यह है कि जो हमने सोची थी ना वैल्यू, वो अभी 120 है। तो 100% होती तो कितनी होती? जैसे हम बचपन में वो करते थे ना, इफ एंड देन वाले क्वेश्चन। 120 की वैल्यू 62,500 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो 62,500 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। ये वाला कॉन्सेप्ट है ये, कि हमने जो सोचा था ना 62,500 का, वो हमारी सोच से 20% ज्यादा था ना। यानी 62,500 120 की वैल्यू थी ना, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? वो ये है। चलो, और फिर अपन नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए फिर इतना ही काफी।